नमस्कार, मैं नीरज सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिलीजेंस हब पे। तो चलिए, जैसा कि हमने वादा किया था PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आज हम पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपयुक्त बंटन को एक से कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। तोरण मतलब आरेख खींचना है इसका। तो इसको निकालने के लिए देखिए, आपको बस इतना ही दिया रहेगा, दैनिक आय दिया रहेगा और श्रमिकों की संख्या दी रहेगी। ठीक है, ये बस दो चीज दिया रहेगा। ये तीन कॉलम आपको अपने से बनाना है कि ये आय वर्ग, श्रमिकों की संख्या, संचयी बारंबारता, ये तोरण, परिस्थित बिंदु। ये बिंदु, इसी बिंदु को क्या करेंगे आप आरेख में दर्शाएंगे। इसको निकालते कैसे हैं तो ध्यान से समझिएगा। ये कहा है हमसे क्या, से कम प्रकार का। ये दो तरीके से होता है, एक से कम प्रकार का, एक से अधिक प्रकार का। से कम प्रकार का हम देखते हैं जब आगे क्वेश्चन आएगा, तो से अधिक प्रकार का भी हम पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे सेट में क्वेश्चन आते रहेंगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें क्या करेंगे कि आय वर्ग में रुपए में देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लें, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, बहुत सही। देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, हमें निकालना है से कम प्रकार का। तो हम देखेंगे कि इसमें देखिए, ये अब देखेंगे कि आय 120 रुपये से कम कितने हैं। तो इनके श्रमिकों की संख्या कितनी है, 12। तो हम लिखेंगे 120 से कम, 120 से कम, 120 से कम। 120 से कम आय वर्ग वाले कितने श्रमिकों की संख्या कितनी है, तो ये है आपके 12। फिर उसके बाद यहाँ पे पहुंचेंगे 140 से कम, 140 से कम। तो 140 से कम श्रमिकों की संख्या कितनी है, तो देखिए अब 120 से कम है लिखनी है अभी, तो 140 से कम होंगे। तो ये 12 और ये 14 दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 12 प्लस 14 कितना हो गया, 26। उसी तरफ यहाँ आएंगे तो अब क्या लिखेंगे हम, 160 से कम, मतलब 160 रुपये से कम आय वर्ग वाले कितने श्रमिक हैं। तो देखेंगे ये 26 हुआ था और इसमें 8 और जोड़ दें, 26 प्लस 8 कितना हो गया, तो 26 कितना हो गया, 34। आगे देखेंगे, अब कितने से लिखेंगे, 180 से कम, कितना, 180 से कम। मतलब जो ये वर्ग है इसका कौन सा बिंदु लेते रहेंगे हम, उच्च बिंदु, उससे कम निकालते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 34 हुआ था, तो 34 और प्लस 6 कितना हो गया, 40। अब इसमें आ जाइए, इसमें 200 से कम, कितने से कम, 200 से कम। तो 200 से कम कितने हो गए, तो 200 से कम आपके हो जाएंगे 40 और प्लस 10 कितना हो गया, 50। तो ये आपका आ गया श्रमिकों की संख्या। संचयी बारंबारता में ये क्या आ गया आपका, श्रमिकों की संख्या आपका संचयी बारंबारता निकल गया। अब यहीं से हम क्या बनाएंगे, तोरण स्थित बिंदु बनाएंगे। तोरण स्थित बिंदु कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप कैसे बिंदु, हमको बिंदु लिखना है। तो 120 पर कितने हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, 120, इस पे कितने हैं, 12। तो एक बिंदु हमारा ये हुआ। आगे देखेंगे क्या है, 140 पे कितने हैं, 26, दूसरा ये हुआ। तीसरा देखिए 160 पे कितने हैं, 34। बस ये ग्राफ भर ले, बस काम हो जाएगा आपका। 180 पे कितना है, 40 और 200 से भी कितना है, 50। ठीक है, ये आपके आ गए तोरण बिंदु। तोरण बिंदु यही क्या है, ये बिंदु है, इन्हीं को आरेख पे हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हमें अब इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें चाहिए बस ये बिंदु, और इस बिंदु को हम क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। ठीक, तो एक काम करते हैं हम इसको, तोरण बिंदु को हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
तोरण बिंदु, और यहाँ पे हम इसको एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि हमें यही दर्शाना है। 120 12, 140 26 और 160 34, 180 40 और 250। ठीक है, ये आपका त्वरण बिंदु हो गया। ठीक है, इसको हम अब रब करते हैं, उसके बाद हम आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, एक एक्स वाई प्लेन खींचेंगे, ठीक, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, इस पे हम क्या निकालेंगे, ये क्या था आपका आय था, और ये क्या था श्रमिकों की संख्या। तो आय यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, आय किस में है, ये रुपयों में, इधर दर्शा देते हैं, और इधर दर्शा देते हैं श्रमिकों की संख्या। किसकी, श्रमिकों की संख्या। एक सेकेंड, श्रमिकों की संख्या। ठीक, ये श्रमिकों की संख्या हो गया। और इसमें पैमाना लेना पड़ता है हमें। हम मान लेते हैं इधर कितने का आ रहा है, 120 है, 40 है, 60 180। तो हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 100 से। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 100 से। मान लेते हैं एक ऐसे खाना बना रहता है, ठीक है, तो एक खाना बराबर 10 इकाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 10 इकाई या 10 रुपये। ठीक है, और इधर मान लेते हैं एक खाना बराबर यहाँ मान लेते हैं, यहाँ भी 10 इकाई यहाँ भी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम नोट कैसे करेंगे, यहाँ 100 है तो 100 के बाद क्या आ जाएगा, 110, 110 के बाद 120, 120 के बाद 130, 130 के बाद 140, 140 के बाद 150, 160, 170, आगे बढ़ाना पड़ेगा 180, 190, और ये हो गया आपका 200। आगे भी लिख देते हैं थोड़ा सा, 210। क्लियर, और इधर लिख देते हैं हम 12, नहीं एक सेकेंड, 10 से स्टार्ट करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। क्लियर। अब देखिए ये क्या त्वरण बिंदु 120 पे, 120 पे क्या है, आय अगर 120 है तो कितने हैं, 12, तो लगभग यहाँ आएंगे। कहाँ आएंगे, इसको ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, तो ये इसका बिंदु क्या मिला, ये मिला। इसको मान लेते हैं ये ए बिंदु है, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई, तो ये आ जाएगा आपका ए बिंदु। ठीक, अगला चलते हैं 140, 140 पे कितना है, 26, तो 26 आपका कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा। तो ये चलिए आगे बढ़ाइए इसको, और ये आ जाएगा ऐसे, तो ये हो गया आपका बी बिंदु। उसके बाद देखिए सी क्या है, 160 पे 34, 160 ये हो गया, ऊपर ले जाइए इसको, 34 कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा लगभग। इसको आगे बढ़ाइए तो ये आपका आ गया सी बिंदु। डी वाला देखिए 180, 180 पे 40, 40 कहाँ है आपका, ये रहा। इसको सीधा अपने स्केल से मिलाएंगे तो और सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा डी बिंदु। और ई वाला कहाँ हो गया, 200 पे कितना है, 50, तो आपका ये 50 हो गया, और ये हो गया आपका 200, ये बिंदु आ गया आपका ई। अब इसको मिला दीजिए,
इसको आप क्या करिए, मिला दीजिए। यही क्या हो गया आपका, त्वरण आरेख हो गया। क्या हो गया, त्वरण आरेख। क्लियर है आपका। बस ये त्वरण बिंदु लेना है, जो ये पॉइंट है इसको दिखा देना है। आय रुपए में एक खाना बराबर 10 इकाई। पैमाना लिखना नहीं भूलना है, पैमाना आप जरूर से लिखेंगे, पैमाना। ठीक, ये पैमाना आपको लिखना है, पैमाना। और उसके बाद इस बिंदु को दिखाइए और दर्शा दीजिए। तो ये हो गया आप उसका त्वरण। ठीक है, और ये आपने आय को प्रदर्शित कर दिया, आय और श्रमिकों की संख्या को। तो चलिए आपके अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है समीकरण x माइनस 2 अपान एक्स प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2 अपान एक्स माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, जहाँ क्या है x डज नॉट इक्वल टू 2 या माइनस 2। इसको सरल करना है और सरल करके क्या करना है, द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। और इसे हल करके, हल करना है मतलब क्या करना है, हल करने का मतलब है कि आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर। तो देखिए कैसे करते हैं हम, x की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। ये है समीकरण, लिखते हैं पहले x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और ये हो गया प्लस 3, ये x प्लस 2 एक्स माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये चीज जो x माइनस 2 एक्स प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 को ऊपर कर दिया, x माइनस 2 को नीचे कर दिया, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे y के इक्वल, x प्लस 2 इक्वल टू y। जब इसके y के इक्वल लेंगे तो अगर इसको ऊपर पलट दें हम तो x प्लस 2 एक्स माइनस 2 ये किसको इक्वल हो जाएगा, 1/y के। और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे हम, देखिए अब समीकरण 1 में इसको रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, y प्लस 3 और ये हो जाएगा 1/y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, सब में y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y से करो मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस, इसमें y से मल्टीप्लाई करोगे तो y से y कट गया, क्या बचेगा 3। यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 0। इसको पहले लिखो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, यही तो है द्विघात समीकरण। इसकी घात कितनी है, 2, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, लिखेंगे यहाँ जो कि अभिष्ट द्विघात समीकरण है। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब ये द्विघात समीकरण निकल गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके हम y का मान निकालेंगे। जब y का मान निकल जाएगा तो y की जगह रखेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो अब हम लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे हम, y स्क्वायर है माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ते हैं हम। तो ये ऐसा हमें करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आए और ऐड करने पे माइनस 4। तो इसको तोड़िए, इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम y, तो क्या बचेगा y माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस 1, तो क्या निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा आपका यहाँ भी y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, y माइनस 3, तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अब एक एक करके निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, अगर y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। और यदि y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, y इक्वल टू 3 पे, अब यहाँ से y, एक सेकेंड ये लिखते हैं यहाँ पे यदि, और यहाँ भी यदि लिख लीजिए।
ठीक है। अब लिखते हैं हम यदि y इक्वल टू 3 तब क्या होगा, y का मान रखिए तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपान एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3। अब इसको उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2 उधर मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 3x प्लस 6। अब x को और 6 को उधर लाइए और x को उधर भेजिए तो 3x माइनस x उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 3x तो इधर ही है तो 3x ही हो गया और इसको लाइए 6 को इधर तो माइनस 2 माइनस 6। 3x में से x गया क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 8 अपान 2 मतलब x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से थोड़ा माइनस 8 अपान 2 तो x की वैल्यू आ गई माइनस 4। यहाँ लिखते हैं यदि y इक्वल टू 1 तब क्या होगा, देखिए y की वैल्यू पुट कीजिए x माइनस 2 अपान एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मतलब x माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ से x ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 2 जो कि इक्वल ऐसा होता नहीं है तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा या लिख सकते हैं आप अमान्य। ये क्या हो जाएंगे अमान्य तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4। ये हो गया आंसर और ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व कैसे करेंगे एक बार फिर से समझिए। इसको पहले क्या करेंगे हम y मान लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान वाई और इसको क्या करेंगे इसमें रख देंगे इसकी जगह y और इसके जगह 1 अपान वाई। ठीक, अब उसके देखिए एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4y इक्वल टू 0 और ये क्या इसको सॉल्व किया इसको यहाँ लाया वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। अब यही द्विघात समीकरण के बाद हमें क्या करना था हल करके हमें x का मान बताना था। इस द्विघात समीकरण को हल किए y के 2 मान मिले हमें क्या y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। जब y की वैल्यू यहाँ पे रखे तो यहाँ मिला x का मान माइनस 4 और यहाँ पे क्या निकला ये माइनस 2 और 2 दोनों इक्वल दिखा रहा तो क्या ऐसा हो सकता कि माइनस 2 और दोनों इक्वल हो, ऐसा नहीं हो सकता तो ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, होगा क्या आंसर x इक्वल टू माइनस 4। ठीक, तो आगे अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 5वें का ग क्या है, इसको इरेज करते हैं। हो रहा है आपका अगला क्वेश्चन है h ऊंचाई के किसी मीनार की चोटी से दो वस्तुएं जो मीनार के आधार वाली रेखा में स्थित है के अवनमन कोण अल्फा और बीटा है। बीटा का मान क्या अल्फा से बड़ा है तो दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे पहले इसका फिगर बना लेंगे। अगर फिगर बन गया तो आपका 50% सवाल लग गया। ये मेन होता है फिगर बनाने के लिए एक मीनार बनाएंगे, जैसा सवाल कर रहा है वैसे बनाते जाएंगे हम। एक मीनार है, मीनार बना लिया हमने, ठीक है, और मीनार के आधार पे दो वस्तुएं हैं, वस्तु को मान लेते हैं एक ए और एक मान लेते हैं बी। इनका कर रहा है कि अवनमन कोण मतलब जब हम ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देखते हैं तो क्या बनता है अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखते हैं तो क्या बनता है उन्नयन कोण। याद करने का तरीका कि अगर उन्नयन वो मतलब ऊपर नमन होता है, लेकिन आप उसको नयन समझिए तो उनयन ऊपर नयन, अवनमन नीचे नयन। मतलब ऊपर अगर आप नयन कर रहे हैं तो उन्नयन कोण, नीचे कर रहे हैं तो क्या बन गया अवनमन कोण। क्लियर, तो हमें देखिए करते हैं इसको हम। अब ऊपर से देख रहा है ए को, ऊपर से देखेगा कोई ऐसे एक लाइन खींच दिया, ऊपर से देखने पे क्या बन रहा है अल्फा, तो ये कितना बन गया आपका अल्फा। और जब दूसरे वस्तु को देख रहा है तो क्या बन रहा है बीटा, तो ये क्या बन गया आपका बीटा। आपको पता है कि जब दो रेखाएं समांतर हो तो अगर तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा ये भी अल्फा, ये बीटा है तो ये भी बीटा।
और इसकी ऊंचाई दे दिया है, मीनार की ऊंचाई कितनी है h। तो हम मान लेते हैं कि AB के बीच की दूरी कितनी है x। इसको आप लिखेंगे कि माना AB दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी x है तथा अच्छा इसको मान लेते हैं OC तथा दूसरी वस्तु की दूरी मीनार से कितनी है y है। ये बात आप लिख लेंगे, ठीक है, कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x है और दूसरी वस्तु की मीनार से दूरी कितनी है y। ये बात आप लिखने के बाद लिखेंगे क्या लेंगे हम, एक बार एक ट्रायंगल ये लेंगे, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे और तब सॉल्व करेंगे हम। और हमें क्या निकालना है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, मतलब हमें बस x निकालना है, y नहीं निकालना, हमें x निकालना है। मतलब y को क्या करेंगे हम, एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे किसी तरह। अब देखिए कैसे हटाते हैं हम, लेंगे ट्रायंगल, ये हो गया आपका B है, ये कौन सा पॉइंट है B। तो एंगल CBO में, एंगल CBO में tan बीटा, tan बीटा, क्यों tan बीटा, क्योंकि हमें लंब और आधार पता है और tan में ही क्या होता है, लंब और आधार आता है। tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो लंब बटे में आधार निकालेंगे हम, लंब बटे में आधार क्या हो जाएगा, लंब कितना हो गया h और आधार कितना हो गया y। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालिए आप, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी ये आपकी h अपान tan बीटा। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब इसमें रखते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, क्या हो जाएगा CAO में, CAO में ये हो गया लंब और आधार देखिए क्या हो जाएगा इसके लिए x प्लस y, दोनों जुड़ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे COA में tan अल्फा, tan अल्फा बराबर लंब बटे में आधार। तो लंब कितना हो गया h और आधार कितना हो गया x प्लस y, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालिए, यहाँ से आप x प्लस वाई की वैल्यू निकालिए, x प्लस वाई कितना निकल जाएगा h अपान tan अल्फा, और यहाँ से फिर y को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू h अपान tan अल्फा माइनस y। अब y की वैल्यू समीकरण 1 से रखिए, तो यहाँ लिखना y का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपान tan अल्फा माइनस h अपान tan बीटा। x इक्वल टू h कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपान tan अल्फा माइनस 1 अपान tan बीटा, ठीक है। तो x यहाँ हो गया h, 1 अपान tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम cot अल्फा, 1 अपान tan बीटा को क्या लिख सकते हैं हम cot बीटा। तो ये आ गई आपकी x की दूरी, जो कि क्या है अभिष्ट दूरी है, जो कि अभिष्ट नहीं, जो कि अभिष्ट दूरी में लिखिए, लिख लेना अतः अभिष्ट दूरी बराबर h cot अल्फा माइनस cot बीटा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि सिद्ध कीजिए कि उनके बीच की दूरी h cot अल्फा माइनस cot बीटा है, फिर भी हमें ऐसे ही करना है। तो कभी कभी ये लिख के दे देता है, कभी कभी दूरी ज्ञात करने के लिए कर देता है, लेकिन करना हमारा प्रोसेस क्या होगा, यही होगा कि पहले हम फिगर बना लेंगे। देखिए फिगर बन गया, क्लियर। हमें x निकालना है, चाहे आप जैसे निकालें। तो ये tan बीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा h अपान वाई, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल लिया। tan अल्फा लेंगे तो h अपान एक्स प्लस वाई, यहाँ से y की वैल्यू बस रख दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्लियर। तो ये आपका आ गया क्या x की वैल्यू, जो कि क्या है किसके इक्वल है h cot अल्फा माइनस cot बीटा के इक्वल, ठीक है। तो चलिए आप 5वें के घे पे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि PQ बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, मतलब ये जो PQ है ये कितना है 24 है, कितना है
24 और पी आर कितना दिया हुआ है, तो पी आर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त, और ये क्या है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना, जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर ये वृत्त का केंद्र है तो इससे ये जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका व्यास, क्या हो जाएगा व्यास। ये व्यास है, मतलब ये क्या है, ये अर्धवृत्त इधर है और अर्धवृत्त इधर है। तो इस अर्धवृत्त में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें हम, तो इसका क्या निकल जाएगा, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी को हमें निकालना है कि रेखांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चलिए, आपको एक बात पता रहनी चाहिए। क्या पता रहनी चाहिए, अभी हम बताते हैं कि कोई भी वृत्त हो, अर्धवृत्त, कोई भी वृत्त हो, उस वृत्त में अगर अर्धवृत्त में कोई भी कोण बन रहा है, ठीक है, जो इसके व्यास के दोनों सिरों से बन रहा है, अगर इसके परिधि पे कोई भी कोण ये कोण जो बन रहा है ये हमेशा क्या बनता है, 90 अंश, चाहे जहां भी बन जाए। ये क्या होगा, 90 अंश। ये क्या होगा, 90 अंश। तो ये क्या होता है, 90 अंश। मतलब अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये आपको पता होगा, तो हम इसी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी आर क्यू में आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू बराबर 90 अंश। क्यों लिख देंगे, क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, ठीक है। तो अब समकोण होता है, तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है अगर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज पी आर क्यू का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, 1/2 आधार गुणे लंब, यही होता है। तो ये किसका काम करेगा, आधार का, और ये किसका काम कर देगा, लंब का। तो 1/2 7 गुणे 24, तो इससे कटाइए कितना आ गया, 12, मतलब 7 दूनी के 14 और 7 1 8, 84, क्या होगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अगर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता चल गया तो हमारा काम हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, पहले ये तो पता चले व्यास। तो हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर किसके स्क्वायर के सम, क्योंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका स्क्वायर आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे। तो आर क्यू का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, ये होता है 7, आर पी मतलब 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग क्या, जोड़िए 9 6 15 7 4 11 1 12 2 बचा 5 1 6 625, मतलब आर क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी, 625 किसका वर्ग होता है, 625 होता है आपका 25 का वर्ग, किसका, 25 का। तो ये आर क्यू निकल गया आपका 25, आर क्यू 25 निकल गया। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपका आर हो जाता है आपका व्यास का आधा, मतलब 25/2। ये टोटल 25 हो जाएगा। तो त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी, 25/2, ठीक है, 25/2। इसको आप लिख लेंगे। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 25/2।
अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पूरे का हो जाता है आपका क्या, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/2। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 3.14 और आर की वैल्यू यहाँ से भी ये भी दशमलव में निकाल लेते हैं तो क्या निकल जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12.5 गुणे 12.5। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा 245.31। कितना आ जाएगा 245.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तब, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें से आपको क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 245.31 माइनस 84। और जब इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस कीजिए आप, 0.31 तो रहेगा ही रहेगा, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14, 8 6 14, 161.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो हमें करना क्या था, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, उसमें से इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल माइनस करना था, और माइनस करने पे जो आएगा वो क्या बचेगा। अब इस अर्धवृत्त में से ये निकाल दीजिए इतना पार्ट, ये छायांकित भाग ही तो बचा, नीचे भी है ये पूरा मिला के क्या हो गया, ये इतना क्षेत्रफल इसका हो गया। तो ये आपका 5वें का घ का क्वेश्चन लग चुका है। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं कि यहाँ डाउट है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा एक अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। क्लियर है। चलिए, तो आज यहीं रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन में आप हम ले चलेंगे, थोड़े वीडियो का टाइम भी बढ़ाएंगे, ताकि आपका क्वेश्चन अब बड़े बड़े जो 6वें 7वें 8वें है, 7वें क्वेश्चन तक, तो आप थोड़े लंबे लंबे आएंगे। तो उसके लिए अब हम कुछ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।